धन्यवाद चेयर। मैं बहुत मंथन करता रहा कि ये बिल का पर्पस क्या हो सकता है। जैसे अभी संजय जी बोल रहे थे, ये तो 1 पॉइंट बिल है, खाली कोटा फिक्स करता है, इसमें कोई सर्विस कंडीशंस तो डिफाइन नहीं है। ये तो कोटा पहले भी था, जितनी सर्विस रूल्स थी उसमें डीजी पहले से आईपीएस था, एडीजीपी की पोस्ट में डिवीजन था, मेजॉरिटी आईपीएस के पास थे। आईजी पहले 75-25 का रेशियो था, 50-50 हो गया। डीआईजी में भी रेशियो था पहले, मगर कोई आईपीएस ऑफिसर डीआईजी बनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता था, बुलाने पे नहीं आते थे। और आज भी हालत यही है कि 17 वैकेंसीज हैं आईजी की पोस्ट पे इन दीज 5 सर्विसेज, और बुलाने पे कुछ ऑफिसर्स आते हैं अपनी व्यवस्था के लिए, दे वांट अ गुड पोस्टिंग, समटाइम्स उनकी स्पाउसेस आर पोस्टेड इन दोज प्लेसेस। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इस बिल का कोई पर्पस नहीं दिख रहा है। आज भी 2 पिटिशंस मेरे पास नाम है, उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं बाय आईपीएस ऑफिसर्स, जो कह रहे हैं कि हमको डेपुटेशन में नहीं जाना है। जब वो डेपुटेशन में आने में इंटरेस्टेड नहीं है, 18 वैकेंसीज आईजी की पोस्ट में आपके पास वेकेंट हैं, तो ये अम्ब्रेला बिल की क्या आवश्यकता थी? आप तो ये अपॉइंटमेंट्स पहले से कर रहे थे, आपको तो ये अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल थे। आईपीएस ऑफिसर्स डीजी बनते थे, आईपीएस ऑफिसर्स ही मेरे मित्र थे उसमें बहुत सारे। विजय रमन बहुत अच्छा ऑफिसर था मध्य प्रदेश काडर का, वो डीजी आईडीजीपी था सीआरपीएफ में, उसने नक्सल ऑपरेशन में बहुत नाम कमाया। ही वॉज ऑल्सो इंजर्ड, फिर उसकी डेथ भी हो गई बाद में। तो मैं तो जानता हूं, मैं तो दोनों पक्षों को जानता हूं, और मेरी लंबी बातचीतें सालों से इन लोगों से हो रही हैं। इनका डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड मात्र ये थी 2011-12 में जब ये दिल्ली हाईकोर्ट गए कि सर हम भी एक ऑर्गेनाइज फोर्स है, हम क्लास ए ऑर्गेनाइज ड्यूटी करते हैं, जैसे आप दूसरे आर्म्ड फोर्सेस को ऑर्गेनाइज फोर्स का दर्जा देते हो जिससे एनएफयू का एडवांटेज मिलता है, वो हमको भी दे दीजिए। हाईकोर्ट ने इनकी बात मानी, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बात मानी, सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगाई, वो भी डिसमिस हुई। कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है जिसकी 8 अप्रैल को पेशी है। तो अगर आप खाली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निगेट करने के लिए ये बिल ला रहे हैं, तो ये बिल आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि इस बिल में मैं जो सेक्शन 3 है, पॉसिबली इनके ऑफिसर्स ने जिन्होंने ये बिल जल्दबाजी में बनाया है, दे फॉरगॉट कि ये बिल में ये जो क्लॉज 3 है, अभी तो सेक्शन बन नहीं सकता, सेक्शन तो पास होने के बाद बनता है। ये क्या कहता है सेक्शन क्लॉज 3? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के कुछ भी आदेश हों, और एनी ऑर्डर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द मेथड, मैनर एंड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग प्रमोशन एंड डेप्यूटेशन। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि आप जो निगेट करने वाले हो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, या जो फैसिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक राइट के तौर से मुहैया कराई है बाय अ रूल। मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है कि अगर लॉ भी अगर कोई बनता है और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत होता है, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नलिफाई करने के लिए लाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट 30 साल से ऐसे जजमेंट दे चुकी है कि ये ऐसा लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है। आप खाली वो लॉ ला सकते हो जो अगर
जो नए लॉ से अगर जो बेसिस है उसको रिमूव करता है, जिससे कि देन एक और नई व्यवस्था आ सकती है। एनजेसी आया, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था क्या दी कि आप हमारे कंसल्टेशन के बिना, हमारे कॉलेजियम के बिना कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, दोनों सदनों ने पास किया था कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ। पलानी साहब वाज द ओनली पर्सन जिसने उसको अपोज किया था, वो भी उन्हें स्ट्राइक डाउन किया। आप दूसरा लॉ तो नहीं ला पाए क्योंकि आपके पास अभी तक कोई उपाय नहीं है उसका बेसिस चेंज करने का। इसमें भी आपके पास क्या उपाय है बेसिस चेंज करने का? और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, आई एम सॉरी, लॉ मिनिस्ट्री के लोगों ने होम मिनिस्ट्री को ठीक से एडवाइस नहीं किया है। आप कह रहे हो कि वो जो हाई कोर्ट के फैसले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हम उनको नलिफाई करेंगे, निगेट करेंगे थ्रू अ रूल मेकिंग प्रोसेस। अरे जो पार्लियामेंट एज अ हाउस नहीं कर सकता है, वो एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से कैसे होगा? और इसमें डायरेक्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2025 का, अभी जस्टिस दत्ता की कोर्ट का, विच सेज कि लॉ क्या हुआ था उस केस में? बाय अ रूल दे ट्राई टू नलिफाई अ कोर्ट ऑर्डर बाय अ रूल। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, अरे भाई आपका प्राइमरी लॉ तो लेजिस्लेशन होता है, जब आप प्राइमरी लॉ के माध्यम से ये चीज नहीं कर सकते तो रूल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। रूल इज नॉट अ प्राइमरी लॉ। और एक आप एक ऑफिसर्स के हाथ में एक नोटिफिकेशन दे रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई कर सकता है, कैसे करेगा? रूल 3 कंप्लीटली अल्ट्रा वायरस होगा। आप जिस दिन ये लॉ पास करोगे ये चैलेंज हो जाएगा और ये सेक्शन क्लॉज 3 स्टे हो जाएगा, क्योंकि आप रूल मेकिंग पावर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को नलिफाई कर रहे हैं, लॉ से भी नहीं कर रहे हैं, नॉट अ प्राइमरी लॉ से। तो ये जो आप, मुझे नहीं लगता कि अगर लॉ मिनिस्ट्री ने इसको वेट किया है तो दे कुड हैव गिवन अलाउड सच अ रूल। अगर वेट करने के बाद भी उन्हें अलाउ किया है तो शायद उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखा नहीं होगा। अगर पढ़ा होता, पैरा 33 पढ़ लीजिए उस जजमेंट का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो मेरे को तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे क्लॉज 3 आया कैसे। और जिस दिन भी आप इसके माध्यम से आप नलिफाई करने की कोशिश करोगे उनका स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइज सर्विस ऑफ एनएफयू, आपको रोक दिया जाएगा। और दूसरा आश्चर्य की बात मुझे यह लगी, जो कोटा फिक्स किया है इसमें, जिससे देखिए कोटा और आरक्षण में फर्क है। आरक्षण परमानेंट होता है वर्चुअली, कोटा जो होता है ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है। जब हम किसी को फैसिलिटी कुछ दिन के लिए देना चाहते हैं तब हम कोटा फिक्स करते हैं। जब कश्मीर से लोगों को निकलना पड़ा 90 के दशक में, उन कश्मीरी लोगों को अलग अलग स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में दिग्विजय जी बैठे हैं, हमारे स्टेट ने कोटा दिया था, महाराष्ट्र ने दिया था, सबसे पहले तो शिवसेना की गवर्नमेंट ने दिया था वहां, फिर कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया था। तो कोटा जो होता है ये दिस ग्रेजुअली इज ब्रॉट टू एन एंड। आरक्षण तक परमानेंट चीज होती है। तो आपने कोटे को पार्लियामेंट्री लॉ के माध्यम से एक फुल टाइम लॉ बना दिया है। अब इसको अमेंड करने के लिए भी आपको पार्लियामेंट में ही लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा, ऐसे ही डिबेट होगा। तो मेरे को तो ये आवश्यकता भी समझ नहीं आ रही कि किया क्यों गया है, इससे पर्पस क्या सब होने वाला है। आप तो जो डीजी बनाना चाहते थे तो रूल्स पे वैसे ही बना सकते थे, एडीजी बनाते थे तो वैसे ही रूल में बना सकते थे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये बिल कोई पर्पस अचीव नहीं कर रहा है, बल्कि इट इज एक्चुअली डिमोरलाइजिंग द फोर्स। होता क्या है, कल भाई जब रुस्तम सिंह जी डीजी बने बीएसएफ के, फर्स्ट डीजीपी थे सर, उन्होंने स्टैब्लिश किया था सीआरपीएफ। कानिटकर साहब ने स्टैब्लिश किया था
सीआरपीएफ, उसी वक्त एलपी सिंह जी थे होम सेक्रेटरी, वो इन लोगों ने क्या बोला था उस वक्त, मैं उनको कोट करता हूं, उन्होंने ये बोला था कि हम ये जो क्रिएट कर रहे हैं, हम इसलिए कोई द एफिशिएंसी ऑफ द फोर्स इज नॉट अ करियर प्लानिंग फॉर द आईपीएस कार्डर मस्ट बी पैरामाउंट कंसर्न। मतलब हम आईपीएस के लिए कोई ये कार्डर नहीं क्रिएट कर रहे हैं। आईपीएस केम एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट टिल द कार्डर डेवलप्स। शुरू में छोटी पोस्ट पे लोग आते हैं, इस 30-40 साल में वो सब आगे बढ़ते चले गए, आईजी तक बन गए, एडीजीपी भी बनेंगे, एक दिन डीजी बनेंगे। अब आप सोचिए कि सीआरपीएफ का आदमी को बोल दिया जाए कि तुमको किसी प्लेस पे, अगर वो कार्डर पोस्ट का है कल को, और कह दिया जाए कि आपको डीजीपी किसी स्टेट पे बना दिया जाएगा, क्या स्टेट पुलिस को अच्छा लगेगा? और ये लोग, इनका फोर्स से कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, ये चंद समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए जरूरत नहीं थी। आप इसको, जो लॉ था, इसको सील करके क्या करेंगे? ये मुझे ऐसा लगता है कि जो आईपीएस लॉबी है वो अपनी इन पोजीशंस को छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि भाई ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। किसी ने जजमेंट्स को भी नहीं देखा और कोई बिना किसी पर्पस सर्व हुए ये चीजें अब बना दी गई हैं। तो मुझे तो बल्कि एक बहुत अच्छा एक प्रदीप जो कवि हैं, उनकी वो पंक्ति याद आ रही है कि जब उन्होंने कहा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इसे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अरे अगर हम इनको संभाल के नहीं रखेंगे, ये हमारी फोर्स है, ये हमारे बच्चे हैं। होम मिनिस्टर साहब, जितना आईपीएस आपके साथ है, उससे ज्यादा ये लोग हैं। अगर नक्सल ऑपरेशंस में आपको सक्सेस मिल रही है तो इन लोगों के माध्यम से मिल रही है, इनके शोल्डर से मिल रही है। तो मेरा यही आप अनुरोध है कि इसको परमानेंट करने की जरूरत नहीं थी। ये क्लॉज 3 कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आप जिस तरह से जो लोग बॉर्डर की सुरक्षा, कश्मीर की आंतरिक व्यवस्था, लेह लद्दाख की रोड्स, नॉर्थ ईस्ट की व्यवस्था, नक्सल एरिया में दे वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, और उनके 194 लोग शहीद हो चुके हैं, ऑफिसर्स। अगर हम उनको आदर नहीं करेंगे, उनके साथ अगर हम देखिए, ये परसीव्ड रॉन्ग है। इट मे बी आईजी पुलिस की, आईजी में कितने लोग पहुंचते हैं हमको भी पता है, 17 वैकेंसीज, 18 वैकेंसीज है, बट फोर्स को लग रहा है कि ये हमारे फोर्स में हमारे लोग क्यों नहीं रहेंगे जब सक्षम है। तो ये एक लार्जर क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट फेस कर रही है। और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस बात से इन संकेतों को नहीं समझ पाएगी तो आप अपनी ही फोर्स को डिमोरलाइज करोगे। मैं तो ये भी कहता हूं, आज लेह लद्दाख में जब आपने सोनम वांगचुक को डिटेन किया था, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, इस सरकार ने निर्णय लिया और 5 महीने बाद उनका रिवोक कर दिया, 12 महीने नहीं रखा उनको। मैं नहीं कहता उन्होंने गलती की, हो सकता है कि वो गलती थी, हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग था, बट मेन चीज ये है कि अगर कोई चीज आपको लगता है कि देयर इज समथिंग अमिस और इतने सारे लोग इस विषय पे आपत्ति उठा रहे हैं, आई फील इट्स अ सिचुएशन विच मस्ट गो टू अ कमिटी एंड डेलिबरेट करिए। अभी भी हो सकता है कि डीजीपी आईपीएस का ही रहेगा, अभी भी आई एम श्योर एडीजीपी बहुत सारे आईपीएस के ही रहेंगे, मगर जो आईजी की पोस्ट है जिसके लिए इतना झगड़ा है, अगर आप चाहते तो एक छोटा सा प्रोवाइजो के लिए आते कि जो पोस्ट वेकेंट हैं उन पे हम कार्डर ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, उससे भी एक सोल्यूशन था। आपने स्टैट्यूटरी लॉ ले आए, अब तो अब उनको वो जो वैकेंसी रहेंगी, वैकेंसी आप कार्डर ऑफिसर से भर भी नहीं पाओगे। रूल रहता तो कम से कम आप वो सब कर सकते थे। तो मेरा यही कहना है कि ये जो बिल है इल कंसीव्ड है, जल्दी में लाया गया है, प्रेशर भी आया है,
इस पे थोड़ा सा रीथिंक करिए नेशनल इंटरेस्ट में। थैंक यू, जय हिंद।